नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में हिंदी के प्रमुख आलोचक एवं उनकी आलोचना दृष्टि, जिसको कि हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के आधार पर बनाया हुआ है। जो भी विद्यार्थी सीयूईटी पीजी हिंदी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर स्पेशल तौर पर लिया गया है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ढेर सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। सीधे सीधे इसी पुस्तक से सवाल बनाए गए हैं। वैसे हिंदी विषय से आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, और जिसमें कि आलोचक और उनकी आलोचना दृष्टि से हम परिचित होंगे। तो ये यात्रा भारतेंदु युग से शुरू होकर चलेगी नई कविता तक। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनके बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ में दो तीन महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की हम अप्रत्यक्ष यात्रा भी करेंगे, जिसमें आप बीएचयू को रख सकते हैं, साथ में जेएनयू, ठीक है, ईएयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और डीयू, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए कई आलोचक आपको इस लेक्चर में दिखाई पड़ जाएंगे। तो चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं लेक्चर के ऊपर। देख रहे हैं आप, लिखा गया कि भारतेंदु योगीन हिंदी आलोचना। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, यों सैद्धांतिक आलोचना के नाम पर भारतेंदु ने नाटक पर एक निबंध लिखा था और प्रेमघन ने बाणभट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्तिमूलक लेख, किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। तो यहाँ पर हिंदी आलोचना की शुरुआत कहाँ से होती है? सैद्धांतिक तौर पर हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु ने नाटक विषय पर लिखकर, भारतेंदु की एक पुस्तक का भी नाम है नाटक, जिसका प्रकाशन 1883 के आसपास में हुआ था। इस पुस्तक के माध्यम से भारतेंदु ने सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत की, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके समकालीन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने बाणभट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्ति लेख लिखा। यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चन सिंह के शब्दों के ऊपर, कि आलोचना में अक्सर देखा जाता है कि गुण और दोष का समग्रतः मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह लिखते हैं कि प्रशस्ति मूलक लेख लिखा, किंतु वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, जिसका कि प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ। यानी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी आलोचकों की आलोचना दृष्टि पर तो विचार कर ही रहे हैं, साथ में हम अब बच्चन सिंह की भी आलोचना दृष्टि को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो जहां पर महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का दिखाई पड़ेगा, मैं उसको इंडिकेट करूंगा। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल और ब्लैक दो कलर का यूज किया गया है, तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हमने रेड कलर से कर दिया है, और जो हाईलाइट करने वाली चीजें उनको हमने ब्लैक से कर दिया है, ताकि आप आगे के वीडियो लेक्चर से अपने को जोड़ सकें। तो हम बात कर रहे थे बच्चन सिंह के आधार पर, कि उनका मानना है कि सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत तो भारतेंदु से होती है उनके नाटक निबंध के आधार पर, लेकिन अगर विधिवत तरीके से देखा जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए, तो आलोचना की शुरुआत वो बालकृष्ण भट्ट से मानते हैं। और उनकी जो आलोचना रही है, संयोगिता स्वयंवर पर उन्होंने आलोचना लिखी थी। अब आपके मन में आना चाहिए कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। हमने नाटक के दौरान इस रचना के ऊपर चर्चा की थी, लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर, और ये ऐसी पहली रचना है जो कि आलोचना के केंद्र में अचानक आ गई। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी पुस्तक पर पहली बार आलोचना लिखता है, तो उसके समकालीन भी उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। ये जायज सी बात है कि एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव होता है वो दिखाई पड़ता है। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, भारतेंदु मंडल के लेखकों में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व सदा स्मरणीय रहेगा। इनका बालकृष्ण भट्ट का धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और यथार्थवादी था। जहां तक धर्म का संबंध है, वे अतीतोन्मुख हिंदू समाज और विस्तार वेदांतियों के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार देश का कल्याण राजनीतिक एकता में निहित था। यानी कि
बालकृष्ण भट्ट न सिर्फ बच्चन सिंह की दृष्टि में हिंदी आलोचना में आलोचक के तौर पर प्रथम है, बल्कि उनका जो दृष्टिकोण है वो प्रगतिशील और यथार्थवादी है। वो किसी प्रशस्तिमूलक या फिर प्रशंसा पर आधारित उनकी आलोचना दृष्टि नहीं है। जो जैसा देखते हैं उसी तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक तौर पर हम एक हों और देश को आजाद करें। आपको ध्यान में रखना है कि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारा देश गुलाम है, यानी भारतीय हिंदी युग की हम चर्चा कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि रीतिकालीन नायक नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, घिसे पीटे ऋतु वर्णन के विरुद्ध उनकी वाणी की मुखरता दृष्टव्य है। कथाचित वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्तियों का परिपाटीग्रस्त शैली पर खुला प्रहार किया। यानी बालकृष्ण भट्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट जहां हिंदी आलोचना में पहले आलोचक के तौर पर है, लेकिन उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो काव्य धारा चली आ रही थी या फिर साहित्य चला आ रहा था, यानी रीतिकाल की नायिका भेद का, नक्शिक वर्णन का, घिसे पिटे जो ऋतु वर्णन जिसमें कि सेनापति इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस रहे, ठीक है, इन सब का उन्होंने एक तरीके से अच्छे से मूल्यांकन करते हुए इनके प्रति अपनी वाणी मुखरता से प्रस्तुत की है, बिना डरे। देखा जाए तो उन्होंने खुला प्रहार किया। मल्लाहों, कहारों आदि के लोकगीतों में उन्हें सच्ची कविता की झलक मिलती है। इसीलिए कई बार हम दूसरी किताबों में पढ़ते हैं कि भारतेंदु योगीन जितने भी आलोचक थे उन्होंने सच्ची समालोचना पर जोर दिया था। इस शब्द को आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले स्लाइड में देखते हैं। बात करते हुए आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि समालोचना की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा, जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है वह सब भाव उसके उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। स्पष्ट है कि वे आलोचना को इतिहास से संबद्ध प्रासंगिकता से संदर्भित देखना चाहते थे। यानी कि आलोचना किसी व्यक्ति विशेष या रचना को आधार बनाते हुए नहीं, बल्कि आलोचना को उन्होंने इतिहास से भी जोड़ने का प्रयास किया है। कई बार यह सवाल उठने लगता है कि इतिहास लेखन और आलोचना लेखन क्या दोनों एक ही है या फिर अलग है। आप देखें कि एक पुस्तक भी लिखी गई है, इतिहास और आलोचना, और किसने लिखा है, हमारे गंभीर विद्यार्थी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो जो तुरंत कमेंट्स कर सकते हैं कि किसकी रचना है, इतिहास और आलोचना। अगर इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली बार आलोचना को इतिहास से जोड़ने का प्रयास बालकृष्ण भट्ट ने किया है। आगे लिखते हैं कि रणधीर प्रेम मोहिनी नामक नाटक को ट्रेजेडी कहना उनकी नाटकीय समझदारी का सूचक है। अब जिस तरीके से संयोगिता स्वयंवर के बारे में हमने बताया, उसी तरीके से रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक को उन्होंने ट्रेजेडी कहा है। अब ये किसका नाटक है आपके मन में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नाटक का इतिहास जरूर एक बार जाकर आप पलटिए। मैं चाहता तो मैं तुरंत लिख भी देता, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ रहा हूं। ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आगे है कि नाटक और कथा साहित्य की आलोचना के लिए अंग्रेजी साहित्य के आधार पर जो कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि प्रतिमान बने, उनका प्रयोग भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना में किया है। उनके मतानुसार लाला जी मतलब लाला श्रीनिवास दास पुरावृत्त और ऐतिहासिक नाटक में अंतर नहीं कर पाते। इसके लिए जिस कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है वह लाला जी में नहीं है। अब ये लाला जी की बार बार जो चर्चा की जा रही है, आपको ध्यान में रखना है कि लाला श्रीनिवास दास के बारे में चर्चा की जा रही है, जिनकी रचना है संयोगिता स्वयंवर। ये वही लाला श्रीनिवास दास हैं जिनका एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको कि हिंदी का हम पहला उपन्यास भी मानते हैं। आगे लिखते हैं कि चरित्रों के अपने अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, सब एक ही रस में सने उपदेश देने की हवस में लथर पथर है। कथोपकथन तो नाटक का प्राण है। इस नाटक के संवाद नाटकीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। उनकी उक्तियां भारतीय प्रेम का मखौल उड़ाती हैं। बीबी संयोगिता की अमर्यादित लंबी स्पीच से उन्हें चिढ़ है। भट्ट जी की आलोचना एकांगी अवश्य हो गई है, पर है वह नाटक का खरा आकलन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन हम वाक्यों को पढ़ रहे हैं,
इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खराबपन दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बताया गया कि संयोगिता स्वयंवर में भारतीय प्रेम का मखौल उड़ाया गया है, साथ में संयोगिता का जो स्पीच है, भाषण है, वो भी अमर्यादित ढंग से लंबा है। तो आलोचक के तौर पर बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर का अच्छा आकलन किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि उसी पुस्तक की आलोचना मतलब संयोगिता स्वयंवर की ही आलोचना प्रेम घन ने अपने पत्र आनंद कादंबनी में की। इसमें पुराने ढंग पर रस, संधि, अलंकारों के दोष गुण पर विचार किया गया है। यानी कि जहां एक तरफ बालकृष्ण भट्ट ने संयुक्ता स्वयंवर का मूल्यांकन किया, वहीं दूसरी तरफ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी अपने एक पत्र में, यानी उस पत्र का नाम यहाँ पर दिया गया आनंद कादंबिनी में भी आलोचना की। लेकिन आधार क्या बनाया? पुराने ढंग का ही आधार रहा कि इसमें कौन सा रस है, कौन सी संधि है, अलंकारों के दोष गुण क्या है, इस तरीके से विचार किया गया। लेकिन भट्ट जी ने क्या किया कि उसको इतिहास के संदर्भ में देखने का प्रयास किया। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बच्चन सिंह को लिखना पड़ता है। ये देखिए कथन आपको ध्यान में रखना है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पीटा हुआ। मान लीजिए एक कथन आ जाता है तो आप तुरंत बता देंगे कि बच्चन सिंह का है। हिंदी आलोचना के बारे में भट्ट जी और प्रेम घन दोनों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेम घन का पुरातन और पीटा हुआ। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के ऊपर। देखिए, आप अगर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत पेज पलटना पड़ेगा। उसी तथ्य को मैंने एक जगह रखने की कोशिश की है ताकि एक बैठक में आप हिंदी आलोचना के इतिहास को अच्छे से समझ जाएं। न सिर्फ आप अच्छे से समझें बल्कि कहानी की तरह अपने दिमाग में रख लें, और जब आप जहां से आप डिग्री पाएंगे, जिस जगह आप पढ़ते होंगे, उस कक्षा में जब आपके टीचर आपको हिंदी आलोचना पढ़ाएंगे तो ये बातें सतह दर सतह आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी, और उन शिक्षक को भी अच्छा लगेगा जब आप उनसे सवाल पूछेंगे। और जब आप सवाल पूछेंगे तो एक बार आपसे पूछेंगे कि तुम कहीं और भी पढ़ रहे हो क्या, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आए कि अनुराग हिंदी एकेडमी भी एक ऐसी एकेडमी है जो कि विश्वविद्यालयों की पूरक के तौर पर है। न सिर्फ मैं यहाँ पर आपको रटाने के लिए आया हूँ बल्कि एक दृष्टि देने का भी मेरा प्रयास रहा है, और उसमें आप सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ने से कभी नहीं भागेंगे। चलते हैं, बात करते हैं कि द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना किस तरीके की रही है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इस काल की आलोचना में दो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, पहली रीतिवादी और दूसरी उपयोगितावादी। यानी द्विवेदी युग में जब आप पढ़ेंगे आलोचना को तो एक तो है पारंपरिक ढंग की आलोचना दृष्टि और दूसरी आलोचना दृष्टि है उपयोगितावादी। जब उपयोगितावादी शब्द आप ध्यान में रखेंगे तो वही समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपना काम कोई उपयोग के दृष्टिकोण से करता है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो क्या कहलाता है? उपयोगितावादी। जैसे आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो कुछ बच्चे हैं जो कि ज्ञान के लिए देख रहे हैं एकेडमिक के तौर पर, कुछ बच्चे होंगे जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो सबकी उपयोगितावादी दृष्टिकोण अलग अलग ढंग से होता है। वैसे ही हिंदी आलोचना में खासतौर से द्विवेदी युग में दो तरीके की प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक प्रवृत्ति है रीतिवादी और दूसरी है उपयोगितावादी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी या नैतिकतावादी आलोचक है। ये देखिए बच्चन सिंह का कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 तक किया था, और इनकी आलोचना दृष्टि क्या रही? उपयोगितावादी या फिर नैतिकतावादी। उपयोगितावादी या नैतिकतावादी आलोचक के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। नैतिकता के आग्रह के कारण उन्हें पहले मेघदूत अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने उसमें नैतिक मूल्य अन्वेषित कर लिया तो उनकी धारणा भी परिवर्तित हो गई। उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य वही है जिसे संसार का उपकार हो। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उन्होंने रीतिवादी काव्य का जमकर विरोध किया। आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में एक तरफ रीतिवादी आलोचक रहे, दूसरी तरफ उपयोगितावादी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी आलोचक के तौर पर थे। शुरुआत में उनका रुझान थोड़ा बहुत रीतिवादी प्रतिमानों पर था, लेकिन जैसे उन्होंने नैतिक मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया तो जिस काव्य में
श्रृंगार की बात की जा रही हो, प्रेम की बात की जा रही हो, नायक नायिका के भेद की बात कही जा रही हो, और नायक नायिका किसी घर में हो दोनों और अपने मनोभावों से बातचीत कर रहे हो, तो वहां तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इन्होंने निराला जैसे महाकवि की कविता जूही की कली को वापस करने का निर्णय लिया था, तो वो रीति काल का मूल्यांकन कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया गया कि रीतिवादी काव्य का जमकर विरोध किया, यानी कि इसी विरोध में अप्रत्यक्ष हिंदी आलोचना का विकास धीरे धीरे हो रहा था। आगे बात करते हैं कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, इस विषय पर भाषा पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही कहना पड़ता है कि इस अनुपयोगी और महासत्यानाशी नायिका भेद में संस्कृत कवियों की अपेक्षा भाषा के कवियों और भाषा कवियों के प्रेमियों की सविशेष रुचि रही है। यानी उसका खंडन करते हुए यहाँ पर ये कथन है। आगे लिखते हैं कि नायिका भेद का प्रभाव गांव तक फैला हुआ था। नगरों की बात जाने दीजिए, छोटे छोटे ग्रामों तक में 60-60 वर्ष के खूसट बुढ़ों को भी नायिका भेद की चर्चा करते और ज्ञात यौवना और अज्ञात यौवना के अंतर के तारतम्य पर वक्तृत्व देते हमने अपनी आंखों देखा है। यानी उन रीतिकालीन कवियों के बारे में बात कर रहे हैं जो जिनकी उम्र ज्यादा है, फिर भी वो नायक नायिका भेद पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने रीतिवादी कवियों का जमकर विरोध किया है। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह कि मिश्र बंधुओं के नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी, सूर आदि को देव, बिहारी, मतिराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को नायिका भेद वाले कवियों से श्रेष्ठ ठहराया। स्पष्ट है कि वे आधुनिक काव्य को सूर, तुलसी और भारतेंदु की परंपरा से जोड़ते हैं, न कि ह्रासोन्मुख रीति काव्य से। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधुओं के नवरत्न की भी समीक्षा करते हैं। और यहाँ पर नवरत्न लिखा गया है, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए हिंदी नवरत्न, और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, ये सब भी सवाल प्राय पूछा जाता है, अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो हिंदी नवरत्न में कुल 9 कवियों के बारे में चर्चा की गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी, सूर आदि को देव, बिहारी, मतिराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, इन सबको लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना दृष्टि है, वे आधुनिक काव्य को, यानी कि जो उनका समकालीन काव्य था, उसको सूर तुलसी की परंपरा से जोड़ते हुए भारतेंदु की परंपरा तक लाते हैं और मानते हैं कि एक नया विकास है। ठीक है, और रीति काव्य से उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। रीति काव्य में भावों की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती, इसे आज की शब्दावली में रूपवाद भी कहा जाता है। रूपवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्म से भी इसका आप अर्थ लगा सकते हैं, फॉर्मलिज्म करके, या फिर रूपवाद, यानी कि जो ज्यादातर शिल्प पर जोर देता हो। रूपवाद आप देखेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक खास सिद्धांत है। और बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज बिंदु नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें कि पारिभाषिक शब्दावलियां दी गई हैं। इस पुस्तक को आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आलोचना, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज बिंदु। ठीक है, तो कहा गया कि रीति काव्य के भावों की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती थी, इसे आज की शब्दावली में रूपवाद भी कहा जा सकता है। रूपवाद भारतीय काव्यशास्त्र में आप नहीं देखेंगे, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अलंकारवाद का विरोध करते हुए द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है, कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। यानी कि अलंकार को बहुत अनिवार्य तत्व के रूप में यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि कविता अगर आप स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जानबूझकर बलात् मतलब बलपूर्वक लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि है, उस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लेक्चर तथ्यात्मक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो आप सभी के लिए कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न आते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा वो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे बनना शुरू हो गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि जिस कलावाद का खंडन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में किया है
उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी जी ने ही किया था। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन बच्चन सिंह की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका मानना है कि जिस कलावाद का खंडन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं में किया, उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी जी ने किया था। मान लीजिए कथन परीक्षाओं में आ जाता है तो बहुत बड़ा कथन हो जाएगा और आप लोग खोजना शुरू कर देंगे कि आखिरकार ये किस किताब से आया हुआ है। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं उनका तो मनोबल हाई रहेगा और तुरंत बता देंगे कि बच्चन सिंह की पुस्तक से लिया गया। आगे लिखते हैं कि अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में विक्रमांक देवचरित चर्चा, नैषध चर्चा, कालिदास की निरंकुशता आदि में समीक्षा की गहराई और अंतः प्रकृति की छानबीन तो नहीं मिलेगी, किंतु ऐसी अनेक बातों का संकेत मिलेगा जो शुक्ल जी की आलोचना के लिए प्रेरक सिद्ध हुई होंगी, जैसे नैतिकता का आग्रह, लोक मंगल, कलावाद का खंडन। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो हिंदी आलोचना का विकास हो रहा है, उस विकास में जो आगे के आलोचक हैं कहीं न कहीं उसका उनको फायदा मिल रहा, उनको उनसे प्रेरणा भी मिल रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से रामचंद्र शुक्ल को प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मान कर ये चलिए कि जिस तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उस समय कविता के क्षेत्र में क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए का निर्धारण कर रहे थे, वैसे ही आलोचना में भी एक रास्ता बना रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पहली बार कोई रास्ता बनाता है तो उसको बहुत श्रम करना पड़ता है, लेकिन जब रास्ता का रूप बन जाता है तो जल्दी से उसका विकास होने लगता है और लोगों बाद वाले जितने भी लोग आते जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि पहली बार रास्ता बनाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी आलोचना में जो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण को रखा, उसको आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बढ़ाते हैं। और क्या क्या उन्होंने लिया? पहली बात लिया नैतिकता, दूसरी बात लिया लोक मंगल। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में लोक मंगल, नैतिकता और कलावाद का खंडन तीनों दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं द्विवेदी जी के बारे में बच्चन सिंह कि द्विवेदी जी ने भाषा का परिष्कार किया, किंतु उनका गद्य गद्य का आदर्श नहीं बन सका। इसी तरह उन्होंने समालोचना का मार्ग तो दिखाया, किंतु स्वयं उनकी आलोचना नहीं बन सकी। भले उन्होंने रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से एक आलोचक के तौर पर उनको जाना जाना चाहिए, शायद वो उनका पक्ष कमजोर सा हो गया। जैसे हम जब संपादक के तौर पर देखते हैं तो सबसे पहला जो नाम उभर कर आता है वो नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन आलोचक के तौर पर थोड़ा कमतर ही नजर आता है। यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। आगे लिखते हैं कि शुक्ल जी ने उनकी पुस्तकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, इन पुस्तकों को एक मुहल्ले में फैली बातों से दूसरे मुहल्ले वालों को परिचित कराने के लिए रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। इसीलिए इनके निबंधों के बारे में, इनकी आलोचना के बारे में कहा गया कि ये क्या है? बातों के संग्रह। ये भी आपने शब्द सुना होगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसके संदर्भ में? महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरीके से इनका मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने ये बात कही है कि इनके जितने भी निबंध है वो लगता है कि बातों के संग्रह हैं और साथ में आलोचना, यानी कि इनकी जो पुस्तकें भी हैं वो ऐसे लग रहा है कि एक मुहल्ले में फैली बातों से दूसरे मुहल्ले को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, समालोचना के रूप में नहीं। इस कथन को भी ध्यान रखिए कि किसके संदर्भ में कही गई है और कौन कहा है। यहाँ देखिए इसका आंसर कथन के तौर पर है शुक्ल जी का, ठीक है ना। शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करते हुए बात कही है। अब तो हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद एक दूसरा नाम इस युग में आता है जो नाम है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट आप देखेंगे इनका भी बहुत ज्यादा नाम आलोचना में आप नहीं देखेंगे, फिर भी कुछ चमत्कृत कर देने वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। उनका कहना है कि पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। यानी बद्रीनाथ भट्ट का मानना था कि जो पुराने प्रतिमान है अब उनको घसीटने पीटने से या फिर उसको फॉलो करने से काम नहीं चलेगा और न ही रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। इन्होंने ब्रज भाषा की तुलना किससे की? बूढ़ी गाय से। तो देखिए यही कुछ कथन होते हैं जो कि परीक्षाओं में हमारे लिए सिरदर्द हो जाते हैं कि आखिरकार इन शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो बद्रीनाथ भट्ट का आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इस पर रामविलास शर्मा की एक जीवन टिप्पणी देखने लायक है। लिखते हैं, और साहित्य के नवीन भाव कैसे हैं? ईंटों जैसे। मान लीजिए ब्रज भाषा बूढ़ी गाय की तरह है,
तो जो साहित्य के नवीन भाव हैं कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो कैसे हैं, उनको ईंट मान लिया जाए। सवाल उठाते हैं रामविलास शर्मा। लिखते हैं कि निहायत अकवित्वपूर्ण उपमा है, पर है आधुनिकता बोध के एकदम अनुकूल। नवीन भावों की ईंटों से कुटी हुई एक पक्की सड़क है, यह है आधुनिक साहित्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दावलियां हैं, उनको किस तरीके से आलोचक प्रयोग कर रहे हैं और किन प्रतीकों के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। ईंट को देखिए, यहाँ पर ब्रज भाषा को बोल दिया गया बूढ़ी गाय, लेकिन ईंट को क्या बोला जा रहा है, एक तरीके से आधुनिकता से जोड़ा जा रहा है। आप याद कीजिए, पहले लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, कच्ची दीवार मिट्टी का बना होता था, अब वही पका हुआ ईंट, यानी कि यह आधुनिकता का प्रतीक है। आगे लिखते हैं कि इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं है। ये जो ईंट का हम मान रहे हैं कि आधुनिक साहित्य है, इस पर जो रूढ़िवादी बूढ़ी गाय है उसको दौड़ाना संभव नहीं है, यानी कि वो अब इस पे आगे नहीं चल पाएगी। तो देख रहे हैं आपके हिंदी आलोचना में कहीं न कहीं जो आलोचक हैं वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बूढ़ी गाय, ईंट, इस सारे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, समझाने के लिए ही कर रहे हैं। आगे के जो आलोचक हैं उनका नाम है पदम सिंह शर्मा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीयूईटी में यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछा गया है। सीयूईटी पीजी अगर 2023 का अगर पेपर आपने देखा होगा, जिस पर मैंने डिस्कस भी किया था, यहाँ से पूछा गया था कथन के तौर पर या फिर प्रश्न के तौर पर आया था। तो देखिए यहीं से उठा लिया गया था प्रश्न। बच्चन सिंह लिखते हैं कि पदम सिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे। द्विवेदी जी काव्य के नैतिकतावादी कथ्य के समर्थक थे, तो शर्मा जी उसके कला पक्ष के। इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि द्विवेदी जी के पूरक थे पदम सिंह शर्मा। जहां द्विवेदी जी काव्य के नैतिकतावादी कथ्य के समर्थक थे, तो शर्मा जी उसके कला पक्ष के, मतलब एक कदम आगे ही थे वे। रीति काव्य के प्रति शर्मा जी ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उन्हें काव्य क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। ये देखिए पदम सिंह शर्मा की किस तरीके से आप देख रहे हैं वाक्यों का विन्यास है। इस विन्यास को जरूर ध्यान रखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि एक तरीके से आप देख रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी कटाक्ष यहाँ पर किया गया है कि बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। श्रृंगार रस किसकी तरफ संकेत किया गया, रीतिकाल की तरफ। इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे लिखते हैं कि रीति काव्य से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कम से कम कला के क्षेत्र में। बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन में बिहारी को सतसइयों की क्रमागत परंपरा में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तुलनामूलक समीक्षा भी समीक्षा का एक प्रकार है। पदम सिंह शर्मा के हिंदी आलोचना में आने से आलोचना में एक नए तरीके का स्वरूप उभर कर सामने आता है, तुलना करने, जो कि आज भी लोग इसको जारी करते हैं। मैंने भी अज्ञ और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन अपने शोध कार्य में यानी पीएचडी में किया था, तो उस समय भी मैं इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ था। आज मैं एज ए प्रतियोगी छात्र के तौर पर उन प्रतियोगी छात्रों को बता रहा हूं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास पदम सिंह शर्मा ने किया और यहीं से बिहारी और देव और बिहारी कौन श्रेष्ठ है इसका भी बात शुरू हो गया, जो कि आगे आप देखेंगे। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत किस आलोचक से मानी जा सकती है, तो इसमें पदम सिंह शर्मा को आप ध्यान में रख सकते हैं। द्विवेदी युग में उपयोगितावाद के शोर शराबे में कला पक्ष उपेक्षित हो गया था। संभवतः शर्मा जी ने इसलिए कला पक्ष पर एकांतिक बल दिया। आप जानते हैं कि हर समय में ऐसे विद्वान होते हैं, जो कुछ विद्वान किसी खास चीज पर जोर देते हैं, कुछ विद्वान लगता है कि इस पे जोर नहीं दिया जा रहा, उपेक्षित रह गया है, तो उस पर जोर देना शुरू करते हैं। उसी तरीके से पदम सिंह शर्मा का भी नाम आलोचक के तौर पर देखा जा सकता है। इस संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, रीति काव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल को अपनाया, उसकी छानबीन की। शब्दों, पदों आदि की अर्थ मीमांसा में उन्होंने अपना पांडित्य, अध्ययन, मनन और सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया। काव्य के कलात्मक सौष्ठव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर शर्मा जी ने जो कार्य किया वह श्लाघ्य, मतलब अद्वितीय। इसमें संदेह नहीं
कि इस युग में शर्मा जी ही ठीक ठिकाने के आलोचक हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पदम सिंह शर्मा, जिनका कि हम हिंदी आलोचना में बहुत कम नाम लेते हैं, ये लोग ढक जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और आगे भी जो 2-4 आलोचक हैं, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, उनमें इन लोगों का नाम क्या हो जाता है, छिप जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिंदी आलोचना के विकास में इन लोगों का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे है कि शुक्ल जी उनकी चुहलबाजी और शाबाशी के महफिली तर्ज की खिल्ली उड़ाते हुए भी कहते हैं, हो सकता है शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया, पर उन्होंने जो कुछ किया है अनूठे ढंग से किया। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। सवाल उठा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने सीनियर आलोचक के ऊपर कि हो सकता है कि उन्होंने जो बिहारी का मूल्यांकन किया है उसमें भी पक्षपात किया। हिंदी आलोचना में इसका हमेशा डर बना रहता है। आलोचक का पहला गुण ही होता है कि वो क्या हो, तटस्थ हो, ठीक है। लेकिन चाहते हुए न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक तरफ तो पलड़ा झुका ही रहता है। आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा और हिंदी आलोचना जब आप देखेंगे वहां पर भी चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो शुक्ल जी ने किस लहजे में कही है, चुहलबाजी और शाबाशी की महफिली तर्ज की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। ये देखिए बच्चन सिंह की भी शब्दावली यहाँ पर किस तरीके से आ रही है। आगे लिखते हैं कि उनकी समीक्षा को रूढ़िगत मानते हुए भी वे कहते हैं, दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें भी हुआ है। तो कुल मिलाकर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी का किस तरीके से मूल्यांकन किया है, उसका मूल्यांकन उनके समकालीन और परवर्ती आलोचक भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद और नवरत्न से उनकी आलोचना पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों ग्रंथों में आलोचना के नाम पर कवियों का परिचय ही मिलता है। मिश्र बंधु विनोद, जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पढ़ते हैं तो वहां इनका नाम आता है। कौन 3 बंधु शामिल है उनका नाम आप ध्यान में रखिए। मिश्र बंधु विनोद का पहला प्रकाशन कब हुआ और बाद का प्रकाशन कब हुआ, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। कितने खंडों में बटा हुआ है, कितने कवियों का, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि चाहे वो मिश्र बंधु विनोद हो चाहे नवरत्न, हिंदी नवरत्न, सब में क्या है कि ग्रंथों में आलोचना के नाम पर क्या किया गया है, कवियों का ही परिचय मिलता है। पर द्विवेदी जी की भांति वे भी नए विषयों के समर्थक थे और रीति काव्य के भी प्रशंसक थे, किंतु उनकी जागरूकता में कमी नहीं थी। समस्या पूर्तियों का विरोध करते हुए उन्होंने कविता की स्वच्छंदता का समर्थन किया। कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती। समस्याओं के दासत्व से मुक्त होकर ही श्रेष्ठ कविता का सृजन संभव है। यह बात 1901 में लिखे गए उनके एक लेख में कही गई थी। 19 वर्ष बाद तो स्वच्छंदतावाद आ ही गया। इस स्वच्छंदतावाद को ही छायावाद कहा जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी आलोचना का विकास हो रहा है और साथ में उसके जो समानांतरवाद चल रहे हैं उनका कैसे विकास हो रहा है। पहले स्वच्छंदतावाद, फिर इसके बाद वही आगे चलकर छायावाद का रूप ले लेता है। कृष्ण बिहारी मिश्र, कई बार मिश्र बंधुओं में विकल्प में आ जाता है कि कृष्ण कौन नहीं है, तो इन्हीं का नाम ज्यादा रहता है, ठीक है ना। कृष्ण बिहारी मिश्र के स्थान पे राम बिहारी मिश्र भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कृष्ण बिहारी मिश्र एक आलोचक के तौर पर है, इसलिए मिश्र बंधुओं के तीनों भाइयों में परखने के लिए कि आप जान रहे हैं कि नहीं, इनका नाम रख दिया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आता रहता है। तो ये वही कृष्ण बिहारी मिश्र है। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा के बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन के उत्तर में लिखी गई। ये देखिए यहाँ पर ध्यान में रखना है कि देव और बिहारी क्यों लिखना पड़ा कृष्ण बिहारी मिश्र को, क्योंकि उन्होंने जो पदम सिंह शर्मा थे बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन को उन्होंने किया था, उसके उत्तर में यानी कि आंसर में लिखा गया, उसके जवाब में बुक लिखी गई। यानी कि ये वैसा दौर था कि जब कोई आलोचक किसी विषय वस्तु को चुनता था तो दूसरा समकालीन आलोचक उस पर नजर गड़ा कर रखता था और वो भी बदले में कोई नई बात लिखने के लिए या फिर उस पुस्तक की समीक्षा करता था, उसके जवाब में कुछ न कुछ लिखता था। आज नहीं है कि सबका ग्रुप बना हुआ है, जो कवि है वही आलोचक है और जो आलोचक है वही कवि है। आप तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देख रहे होंगे कि एक ग्रुप सा बन गया है और लोग एक दूसरे को कवि घोषित करने में, एक दूसरे को आलोचक बनाने में लगे हुए हैं। खासतौर से बीएचयू में इस तरीके का ट्रेंड आप बहुत देखेंगे। पूरा यहाँ पर ग्रुपबाजी दिखाई देती है, वो सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, क्योंकि हम यहाँ पर सच्चे दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जब तक हम अपने वर्तमान समय में आलोचना की स्थिति को नहीं देखेंगे, बड़ा ये गंभीर विषय रहा कि जो आज अभी हम आलोचना पढ़ रहे हैं, वर्तमान समय में वो आलोचना कितनी अपनी सार्थकता को या फिर प्रासंगिकता को बचा कर रखी। अगर आज मान लीजिए कोई किताब लिख देता है, उसके उत्तर में कोई किताब लिख देगा तो वो बलि का बकरा बन जाएगा या फिर निशाने पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले का जमाना कुछ अलग था, चीजें आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने पुस्तक लिखी देव और बिहारी, जो कि पदम सिंह शर्मा के जवाब में लिखी गई। इसमें न शर्मा जी का वैदग्ध्य है और न कलात्मक बारीकियों का पांडित्यपूर्ण विवेचन। मिश्र जी ने देव में उपमा, उत्प्रेक्षा, बेविचारी भावों को खोजने में ही अधिक श्रम किया है। कौन मिश्र जी? कृष्ण बिहारी मिश्र जो है, उनके बारे में बात कही जा रही है कि उन्होंने जो देव नाम से कहानी पुस्तक लिखी देव और बिहारी, उसमें देव को उपमा, उत्प्रेक्षा और बेविचारी भाव में खोजने का प्रयास करते हैं। शर्मा जी की अच्छाइयां तो इसमें न मिलेंगे, पर जुमलेबाजी का अनुकरण अवश्य मिलेगा। धीरज से पृथ्वी पर चरण कमल का रखना कितना मर्म स्पर्शी है। कोमलकांत पदावली की कमनीयता के विषय में हमें कुछ नहीं कहना, उनकी समुज्वल उपमा प्रस्फुटित होती है। तो देखिए, हर बात तुरंत समझ में आ जाए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बातें हाईलाइट की गई हैं, जो अलग कलर से लिखी गई, कम से कम उसको आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। आगे इसी में एक और आलोचक कूद जाते हैं जिनका नाम है लाला भगवान दिन। लाला भगवान दिन से बिहारी की हेठी नहीं देखी गई, मतलब बिहारी को नीचा नहीं देख सके। अच्छा देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कर सकते हैं कि उनको किताब याद नहीं होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया देव और बिहारी, तो यहाँ पर इसका लिखने का मतलब ये है कि देव इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और बिहारी क्या है, बिहारी देव की अपेक्षा कमजोर है। तो ये कौन किताब लिख दिया? कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा। उन्होंने देव को उच्चता प्रदान की है, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन जब लाला भगवान दिन को पता चला कि भाई कृष्ण बिहारी मिश्र ने तो ये अच्छा नहीं किया, देव को सर्वश्रेष्ठ कर दिया, इसके पहले बिहारी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया पदम सिंह शर्मा ने, लेकिन उसके जवाब में लिख दिया कृष्ण बिहारी मिश्र ने। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। पदम के जवाब में लिखा कौन? पदम के जवाब में लिखा कृष्ण बिहारी, फिर कृष्ण बिहारी के जवाब में लिखा लाला भगवान दिन ने। तो इन्होंने देखिए केवल किताब का नाम चेंज कर दिया, और ये जो परिवर्तन है ये हम सब परीक्षार्थियों के लिए या फिर पढ़ने वालों के लिए कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाता है कि कौन लिखा है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि लाला भगवान दिन ने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए बिहारी और देव नाम से रखा। तो ये इन सब का क्या है, सीरीज है। पदम सिंह शर्मा के उत्तर में कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा, कृष्ण बिहारी मिश्र के उत्तर में लाला भगवान दिन ने लिखा है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह की शब्दावली देखिए आप किस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं कि लाला भगवान दिन से बिहारी की हेठी नहीं देखी गई, वे भी इस झगड़े के अखाड़े में ताल ठोक कर उतर पड़े। मिश्र जी के उत्तर में उन्होंने बिहारी और देव लिख डाला, पर रीतिवादी आलोचना उनकी सीमा थी। आलोचना का यह आरंभिक काल था, अतः इस काल में काव्य की अंत प्रकृति और कला विन्यास की छानबीन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन आलोचना के अंतर्विरोधों पर दृष्टि अवश्य जाती है। एक ओर उपयोगितावाद और रीतिवाद का विरोध था, तो दूसरी ओर रीतिवाद का आग्रह। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है बच्चन सिंह के द्वारा कि जो आरंभिक काल था हिंदी आलोचना का, वो एक तरफ तो नैतिकता, उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया था, वहीं दूसरी तरफ रीतिवाद का विरोध कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे आलोचक थे जिनमें की रीतिवाद का आग्रह भी दिखाई देता है, यानी कि अंतर्विरोध बना हुआ है। इस काल की रचनात्मक उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती, आलोचना के सामने चुनौतियां भी नहीं थी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और पदम सिंह शर्मा ने आलोचना की जो जमीन तैयार की, उससे शुक्ल जी की पीढ़ी की प्रगतिशील परंपरा और शास्त्रीयता को बल मिला है। तमाम चीजों के बाद भी जो पूर्ववर्ती आलोचक रहे शुक्ल जी के, उन्होंने जरूर रास्ता बनाने का प्रयास किया, और शुक्ल जी और उनके जो भी पीढ़ी रही है वो उस रास्ते पे आराम से चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या रही है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनका मूल्यांकन कैसे किया। रामचंद्र शुक्ल जिनका जन्म 1884 में और निधन 1941 में हो गया। बच्चन सिंह लिखते हैं, ये देखिए पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसका मतलब है कि ये कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
और ध्यान से सुनिए, लिखते हैं कि जिस प्रकार प्रसाद, निराला और प्रेमचंद ने रचनात्मक साहित्य को भारतीय परंपरा और जीवन के साथ जोड़ा, उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की आलोचना को अपनी जीवंत शास्त्रीय परंपरा और लोक से संबद्ध किया। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। यानी कि बच्चन सिंह का यह कहना है कि उस समय, यानी कि जिस समय शुक्ल जी हिंदी आलोचना लिख रहे थे, उस समय कविता के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद, निराला और उपन्यास कथाकार के तौर पर प्रेमचंद ने जिस तरीके से भारतीय परंपरा और जीवन को साथ जोड़ा, उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल आलोचक होते हुए भी हिंदी की आलोचना को जीवंत शास्त्रीय परंपरा से जोड़ते हुए लोक से जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है। इस बात को आप शायद अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। आगे लिखते हैं कि विडंबना तो यह है कि इधर की हिंदी आलोचना की अपनी परंपरा से कटती हुई पश्चिमी औजारों से काम चला रही है। क्योंकि जब बच्चन सिंह इस पुस्तक को लिख रहे हैं तो ये कहीं न कहीं अपने समकालीन आलोचकों को भी टारगेट किए हुए हैं। समकालीनों को भी क्या किए हैं? टारगेट किए हैं। तो बात तो कर रहे थे रामचंद्र शुक्ल की, जिनको कि प्रसाद, निराला और प्रेमचंद की कतार में खड़ा किए, लेकिन समकालीन हिंदी आलोचकों से इनको क्या है? निराशा है। निराशा इसलिए है कि ये भारतीय शास्त्रीय परंपरा को छोड़ते हुए पश्चिमी औजारों से काम चला रहे हैं। अब पश्चिमी औजार क्या है? जो आप देखेंगे कि विखंडनवाद है, उत्तराधुनिकता, आधुनिकता, ठीक है, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ये सारे जो भी आलोचना के केंद्र में आ गए, उनसे काम चला रहे हैं। तो ये विडंबना के तौर पर देखा जा रहा है। आगे लिखते हैं कि इसके साथ शुक्ल जी को काटते जाने का प्रयास भी हो रहा है। यानी कि शुक्ल जी की जो आलोचना है, जहां भी जिसको मौका मिल रहा है, कि शुक्ल जी में कमियां निकालते जा रहा है, जो कि बच्चन सिंह को आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लिखते हैं कि इस उधार खाते से कब तक काम चलेगा? यहाँ पर कब तक काम चलेगा कि आप पश्चिमी औजारों से मूल्यांकन करते रहेंगे जब तक कि आपके पास खुद उस तरीके का प्रतिमान या फिर हथियार न हो। किस चीज के लिए? साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए नहीं। आगे लिखते हैं कि शुक्ल जी ने पश्चिमी आलोचना सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया था। भारतीय आलोचना सिद्धांतों को भी श्रम पूर्वक अर्जित किया था। देखिए, अध्ययन करना और अर्जित करना दोनों बड़ा ही अलग ढंग का है। जैसे आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके उससे जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है? अर्जित करना है। और उसमें क्या होता है? श्रम पूर्वक लगता है। देखिए, कई बार विद्यार्थी हमको कमेंट्स करते हैं कि सर आप अपना प्रिंट पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप उसे अध्ययन तो कर लेंगे, सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन श्रम पूर्वक अर्जन नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप हमारे साथ बैठकर लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, शायद वो आप कितना भी पैसा देकर नोट्स खरीद लेंगे, पीडीएफ खरीद लेंगे या किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, आपको वो मिल पाए। क्योंकि कोचिंग वालों के पास इतना वक्त ही नहीं है। उनको तमाम शेड्यूल बना हुआ है कि कब टॉपर से भेंट कराना है, कब डेमो प्रस्तुत करना है, कब क्या करना है। यहाँ तो इस तरीके का कुछ नहीं है। तो प्लीज मतलब चीजों को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आप पढ़ते जाइए। देखिए, शुक्ल जी ने पश्चिमी आलोचना सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया, साथ में उन्होंने भारतीय आलोचना सिद्धांतों का भी गहरा अध्ययन किया, किंतु न तो रूढ़िवादी पंडितों की तरह वे भारतीय काव्य शास्त्र की उदाहरणों को प्रस्तुत करते रहे और न पाश्चात्य कसौटियों पर अपने साहित्य को कसने की कोशिश की। पश्चिम से आवश्यक प्रेरणा लेते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपरा को नवीन चेतना से संपन्न बनाया। ये सभी बातें बच्चन सिंह लिखते हैं शुक्ल जी के बारे में। यानी शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को परिनिष्ठित करने के लिए, विकसित करने के लिए सहयोग तो जरूर लिया पश्चिमी आलोचना का, लेकिन उसके समानांतर उन्होंने अपने भारतीय आलोचना सिद्धांत को भी देखा परखा और फिर बीच का रास्ता निकालते हुए एक नई भारतीय परंपरा विकसित की। ठीक है, जो आप देखते हैं ना कि दूसरी परंपरा की खोज, एक किताब आप देखते होंगे कि आती है मार्केट में, दूसरी परंपरा। अभी जो हम बात करें ये है पहली परंपरा। ठीक, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हमारे समकालीन आलोचक हैं जिन्होंने लिख दिया तीसरी परंपरा। अभी उस किताब को मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन सुना है। अब देखने वाली चीज ये है कि उस तीसरी परंपरा में आखिर क्या है, या केवल चमत्कृत करने वाला टॉपिक शीर्षक ही दिया गया है या फिर उसमें नामवर सिंह जैसे भी कुछ चीजें हैं। तो समय आने पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात कही जा रही है शुक्ल जी के आलोचना दृष्टि को लेकर।
आगे लिखते हैं कि यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वालों को वे अनाड़ी कहते हैं। यानी शुक्ल जी, जो लोग बार बार बोलते हैं कि विदेशों में ये है, विदेशों में वो है, और उसको आधुनिक मानते हैं, इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? अनाड़ीपन बोलते हैं। आगे लिखते हैं कि वे साम्यवादी सिद्धांत लाभ भिड़ाने वाले की खबर लेते हैं और अपने स्वतंत्र स्वरूप विधान का समर्थन करते हैं। पश्चिमी वादों से उन्हें घृणा नहीं है, न उनसे अच्छी चीजें लेना ही अस्वीकार है, पर उसी को सब कुछ मानने वाले वे जंगली कहते हैं। जो भी सब कुछ उसी को मान ले रहा है, यूरोप की बात को, उसको वो जंगली भी कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर अनाड़ी और जंगली दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। इसका मतलब यह है कि आलोचना के क्षेत्र में वे भारतीय अस्मिता को पुष्ट धरातल पर स्थापित करने के पक्षधर हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने में ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आज आलोचना की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि समकालीनों से भी काफी ये नाराज चल रहे हैं। बच्चन सिंह के मनोभाव को बताया गया, उनके दृष्टिकोण में क्या है उनकी समकालीन आलोचना। पश्चिमी वादों से हम पहले की अपेक्षा आज अधिक आक्रांत हैं। सच पूछिए तो हिंदी आलोचना उन्हीं के आतंक में चल रही है। इस आतंकवाद से मुक्त होकर ही हम अपने ढंग से सोच सकते हैं। इस दिशा में चलने के लिए शुक्ल जी एक बड़े दीप स्तंभ है। यानी अगर आप चाहते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों का मिश्रण करके आगे बढ़े, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण कर सकते हैं। उनको एक दीप स्तंभ के रूप में देख सकते हैं। दीप स्तंभ आप लोगों ने देखा है, यानी इसको मैं बोलूं स्ट्रीट लाइट, तो गलत नहीं होगा। अब देखिए बच्चन सिंह शुक्ल जी के बारे में कुछ और चीजें बता रहे हैं जो कि आपके लिए तथ्यात्मक रूप में है। लिखते हैं कि शुक्ल जी की जन्मभूमि बस्ती, शिक्षा दीक्षा मिर्जापुर, कर्मभूमि काशी। जिस आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम हिंदी आलोचना के मील के पत्थर के तौर पर देखते हैं, वो कहीं जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े। उनकी शिक्षा दीक्षा देखिए, जन्म उनका बस्ती में हो गया, जो गोरखपुर के आसपास का जिला है। मिर्जापुर में सामान्य इन्होंने पढ़ाई की और इनकी जो कर्म भूमि रही, बाद में कहाँ गए? बनारस आ गए। और जिन भी चीजों का मैंने नाम लिया, वहां इनको पढ़ने का मौका कहां से मिलेगा? ये तो खुद उन संस्थानों को बनाए हुए हैं। आगे लिखते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। मिर्जापुर में ही ड्राइंग मास्टरी की और नौकरी शुरू की। मिर्जापुर में प्रेम घन के संपर्क से उनकी साहित्यिक रुचि का संरक्षण होता रहा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि ये वही प्रेम घन है जिन्होंने हिंदी आलोचना के प्रारंभिक आलोचना में अपना योगदान दिया। यानी संयोगिता स्वयंवर पर भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था आनंद कादम्बिनी में। तो मिर्जापुर से ये पत्र निकलता था। अब देख रहे हैं आप कैसे लिंक जुड़ रहा है, एक आलोचक दूसरे आलोचक से कैसे जुड़ रहा है। इसी तरीके से हिंदी आलोचना का धीरे धीरे विकास हुआ है। मिर्जापुर में प्रेमगंज से इनका संपर्क होता है और वहीं से जो व्यक्ति ड्राइंग में मतलब कला में टीचर थे, लेकिन इनका साहित्य की तरफ क्या होता है? रुझान हो जाता है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। कुछ दिनों तक प्रेम घन की आनंद कादम्बिनी का संपादन भी उन्होंने किया। 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए वे नागरी प्रचारणी सभा काशी आ गए। यानी देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है। जिस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना दृष्टि को हमने देखा कि उन्होंने पाश्चात्य सिद्धांत का अध्ययन किया, फिर भारतीय सिद्धांत का अध्ययन किया और दोनों के बीच का रास्ता निकालकर एक नया सिद्धांत गढ़ने की कोशिश की। अब उनके हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ये सब चीजें कहां से सीखी। यानी कि हर विकसित व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमगंज से इनका संपर्क होता है और घटनाएं क्या घटती हैं कि आनंद कादम्बिनी में संपादन का भार संभालते हैं। फिर इनको सन 1905 में, यानी जब बंगाल का विभाजन होता है, तो साहित्य के दृष्टिकोण से 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए इनको नागरी प्रचारणी सभा, जो कि काशी में है, वाराणसी में है, वहां पर बुलाया जाता है। अब काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, कौन किया, ये सब आपके दिमाग में तुरंत विकिपीडिया की तरह आ जाना चाहिए, गूगल की तरह। ठीक है, आगे लिखते हैं कि काशी आने के पूर्व उनके 3 निबंध, यानी जब वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के संपादन के लिए पहुंचे, उसके पहले 3 निबंध लिख चुके थे। साहित्य, कल्पना का आनंद और कविता क्या है। इन तीनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक, एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा जिसको मैं खुद खोज रहा हूं, अगर आप सभी को पता हो तो जरूर बताइएगा। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था, साहित्य और जीवन नाम से किसने निबंध लिखा है। अगर आप सभी को पता चले तो जरूर इसको आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है ना, मैं खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा अभी। लेकिन यहां पर आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं
संपादक बनने से पहले ही 3 यहाँ पर देखिए निबंध लिख चुके हैं। ये सारे निबंध काफी महत्वपूर्ण। कविता क्या है, लंबा सा निबंध। कल्पना का आनंद, ये भी लंबा सा है। और साहित्य, पहले दोनों अंग्रेजी से अनुदित है, यानी कि जो साहित्य है और कल्पना का आनंद, ये दोनों अंग्रेजी से अनुदित है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। साहित्य न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद है। न्यूमैन राइटर है और इनके लिटरेचर का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य नाम से किया। और कल्पना का आनंद एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन के आधार पर किया गया है। तो एडिसन और स्टील का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसीलिए आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के जिक्र में एडिसन और स्टील का जिक्र किया है। तो यूं ही नहीं किया है, उन्होंने एडिसन का अध्ययन किया। अब आपको समझ में आ रहा है कि कब कोई किसी की तुलना क्यों करता है, जब तक उसको उसके बारे में जानकारी होती है। ऐसे ही नहीं आकर कोई किसी को बोल देगा कि फला फला है, वो उसका अध्ययन करता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन का अध्ययन किया, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पना का आनंद के दृष्टिकोण से, और स्टील का भी अध्ययन किया होगा। इसलिए इन्होंने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में यह बात कही हुई है। आ गया, जो तथ्य मैं बता रहा हूं ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा में आने के बाद शुक्ल जी साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के गहन अध्ययन में जुट जाते हैं। और जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मुझे CIL सेंटर JNU याद आने लगा, ठीक है। उसका भी कुछ नाम इसी तरीके से, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, ठीक है। JNU में जो भी तैयारी कर रहे हैं एक बार जरूर ध्यान में रखें। और जब आप वहां पर जाएंगे तो मेन गेट पे ही लिखा हुआ है, मेन गेट मतलब जो CIL सेंटर है उसका। तो यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास सबका बहुत ही गहन अध्ययन किया। उनके मनोविकार संबंधी निबंध नागरिक प्रचारणी पत्रिका में 1912 से 1918 तक प्रकाशित होते रहे। यानी कि जो मनोविकारों से संबंधित हम चिंतामणि भाग 1 में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे निबंध लगे हुए हैं, लगभग 17 निबंध लगे हैं, उसमें से कुछ मनोविकार संबंधी निबंध है। तो इनका प्रकाशन वर्ष लगातार 6 वर्ष तक होता रहा। और किस पत्रिका में? नागरिक प्रचारणी पत्रिका में। इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि उन्होंने हैकल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच के रूप में किया, जो 1920 में प्रकाशित हुआ। इसके फलस्वरूप वे विकासवाद के विश्वासी हो गए और चिद्वाद एक सीमा तक वस्तुनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पर आप हैकल का क्या अनुवाद किया उन्होंने, किस नाम से किया, उस तथ्य को भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि सन 1920 से 1941 तक के 2 दशकों में उनकी बौद्धिक चेतना और विश्लेषण क्षमता अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंची। आप देख रहे हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल 1905 के आसपास से ही निबंध लिखना शुरू किए, लेकिन वो चरम उत्कर्ष उनका क्या रहा, लगभग 15 वर्षों के बाद। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको कभी जीवन में घबराना नहीं है। बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत सतही तौर के काम नहीं करने हैं। अच्छा काम करने में वक्त लगता है, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो एक बार खुद वक्त आपको आपके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देगा। इससे आपको सीख लेना है, हिंदी साहित्य केवल आप तथ्यों को रटिए मत, बल्कि इससे कुछ न कुछ अपने जीवन में मोटिवेशन भी लीजिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की जो भी आलोचनाएं रही हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें रही हैं, उनके बारे में लिखते हैं कि इसी बीच ये बात हो रही है सन 1920 से लेकर 1941 के। क्या क्या इन्होंने लिख दिया, गोस्वामी तुलसीदास 1922, भ्रमर गीतसार की भूमिका 1924, जयसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका कि शुरुआती नाम था हिंदी साहित्य का विकास 1929, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था। और लंबे साहित्यिक निबंध इनके पाए जाते हैं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए। आप पहले से भी जानते होंगे और यहाँ पर रिवीजन भी हुआ होगा। अच्छा, हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह सब प्रकाशन वर्ष आ रहा होगा, कहीं कुछ थोड़ा बड़ा अंतर भी होगा, लेकिन मैंने हूबहू हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में जो लिखा गया वही मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो अपने से मैंने कुछ नहीं जोड़ा है। आगे है कि रस मीमांसा का लेखन भी सन 1939 तक समाप्त हो चुका था, लेकिन इसका प्रकाशन 1949 में। रस मीमांसा
भी जो पुस्तक है कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि किस तरीके की है। रस इसको केंद्र में रखा गया है, साथ में इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। हालांकि देखिए आप 1939 जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर एक रचना जो इनकी है, चिंतामणि, इसका प्रकाशन हुआ था। तो कोरिलेट करके भी आप पढ़ते रहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि अपने इतिहास में शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों, छायावादी कवियों तथा उपन्यास आदि पर भी विचार किया है। इसके आधार पर ही उनकी समीक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला जा सकता है। शुक्ल जी के पूर्व आलोचना का जो प्रयास हुआ था वह या तो वाहवाही शैली में हुआ था या संस्कृत काव्य शास्त्र में उल्लेखित गुण दोषों की पहचान या परगणन शैली में। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर केंद्र बिंदु में रख लिया गया और पहले की क्या आलोचना पद्धति रही, किस तरीके की आलोचना होती रही और शुक्ल जी ने उस आलोचना को कैसे आगे किया। तो बताया जा रहा है कि शुक्ल जी के पूर्व जो आलोचना करने का प्रयास किया गया था या फिर आलोचना रचनाओं की गई थी, वो वाहवाही लूटने की शैली में हुआ या फिर एकदम से गुण दोष को पहचानने की कोशिश की गई थी। ठीक वैसे ही कि रस है, अलंकार है, गुण है, रीति है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है कि नहीं, इस आधार पर। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि शुक्ल जी ने उससे आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रकृति की छानबीन की है। यानी कि नए तरीके से पाश्चात्य और भारतीय दोनों का मिश्रण करते हुए शुक्ल जी ने कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रकृति यानी जो रचनाओं में अंदर है उसकी छानबीन की, उसकी पड़ताल की, उसकी जांच पड़ताल की है। ठीक, आगे लिखते हैं कि इसकी प्रेरणा उनको कहां से मिलती है। शुक्ल जी को इसकी प्रेरणा उन्हें अंग्रेजी आलोचना से मिली। ध्यान में रखना है, हिंदी आलोचना से नहीं, अंग्रेजी आलोचना से प्रेरणा मिली कि रचनाओं के अंतः प्रकृति की भी छानबीन करनी है। इस छानबीन के लिए उन्होंने भारतीय प्रणाली और उसके औजारों का सहारा लिया। पश्चिम से जो कुछ लिया उसका भी भारतीयकरण कर दिया। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा अपने आप में स्थिर होकर जड़ हो चुकी थी। इसे उन्होंने युग अनुरूप यह लौकिक बनाकर उसमें नई प्राणवत्ता का संचार किया। यानी कि जो भारतीय आलोचना की पद्धति थी वो क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी, जड़ हो गई थी, लेकिन उसको अपने समय और समाज से जोड़ते हुए उसका उन्होंने मूल्यांकन किया और एक उसमें नई जान फूंकने की कोशिश की। ठीक, अंतः प्रकृति की छानबीन के लिए वे आलोचना की 4 विशेषताओं, आपको ध्यान रखना है, आलोचना की 4 विशेषताओं पर जोर देते हैं। पहली, अनुरंजन कारिणी और समाज सापेक्ष विशेषताएं। दूसरी, लेखक के बीच सूक्ष्म विभेद। तीसरी, विभेद के लिए अपेक्षित शब्द सामग्री। और चौथी, अधिकारी के निर्णय की क्षमता। कि आप रचना का समाज के सापेक्ष मूल्यांकन करेंगे, लेखक की रचनाओं में जो सूक्ष्म भेद है तुलनात्मक तरीके से उसको भी खोजने का प्रयास करेंगे और इस भेद के लिए आपको शब्दावली गढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि पुरानी शब्दावली लेकर आप आ गए। आप बहुत कम देखते हैं जैसे कि वक्रोक्ति हो गया या फिर औचित्य हो गया, कुछ नए शब्दों का इन्होंने गठन किया जिसमें आपने देखा कि लोक मंगल, ठीक है, शब्द काफी चर्चित रहा है रामचंद्र शुक्ल के लिए। बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह उनकी आलोचना की खास कसौटी, यानी कि आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में 4 विशेषताएं आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाए। ठीक है, किस इंटरव्यू में, जहां पर लिखित एग्जाम के मार्क्स जुड़ते हों और आपको लग रहा हो कि आप अच्छा इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। बाकी जगहों पर तो ये सब बहुत पूछा ही नहीं जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। इन सब बातों का संबंध शब्द सामग्री से। प्रत्येक कवि की केंद्रवर्ती विशेषता के लिए वे कोई बीज शब्द चुनते हैं और सौंदर्य बोधात्मक विशेषता के लिए भारतीय काव्यशास्त्र का शब्द लेते हैं। पहला जीवन और जगत से संदर्भित है, दूसरा रचना संसार से। यानी जो शब्द वो गढ़ते हैं वो कहां से लेते हैं, जीवन से, और फिर इस रचना संसार से लेते हैं। ठीक है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे उन्होंने एक चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जब आप चकपकाहट, ठीक है, जब आप भ्रमर के सार पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका प्रयोग उन्होंने किया। जैसे एक इन्होंने स्थायी भाव छल का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये कहां से लिया है, जो आसपास में है,
वहीं से इन्होंने ग्रहण किया है। आगे लिखते हैं कि तुलसीदास संबंधी आलोचना का बीज शब्द लोक धर्म है। जिस मैं शब्दों के बारे में बात कर रहा था, तो वही है। देखिए, जब वो तुलसीदास की आलोचना करते हैं या फिर उन पर विचार करते हैं, तो लोक धर्म का बार बार वो जिक्र करते हैं। लोक मंगल और लोक संग्रह भी उसी से संबद्ध है। यानी ये तीन चीजें आप देख रहे हैं, लोक धर्म, लोक मंगल, लोक संग्रह। आपको नहीं लग रहा कि जैसे वर्तमान समय में कई बार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप भाषणों में सुनेंगे, नेताओं के भाषणों में सुनेंगे, तो इस तरीके के शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है कि लोक धर्म, लोक मंगल, लोक संग्रह। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के खुद से निर्मित किए गए शब्द हैं। लोक धर्म के दो पक्ष हैं, धन पक्ष और ऋण पक्ष। धन पक्ष में सामाजिकता, सहृदयता आदि का समावेश है, तो ऋण पक्ष में वर्णाश्रम धर्म का। तुलसी में उन्होंने युग बोध, जातीय उत्थान, धर्म समन्वय, मार्मिक जीवन के उद्घाटन की शक्ति आदि को देखा है। लोक धर्म के अंतर्गत सत असत की पूर्व निर्धारित कोटियां मान ली गई हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सत पक्ष और न करना असत पक्ष है। लोक धर्म के इस ऋण पक्ष के आधार पर उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की है और कबीर आदि संत कवियों को लोक विरोधी कहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो इतिहास ग्रंथ तो है, साथ में उस इतिहास में भी उनकी आलोचना दिखाई पड़ती है। तभी आगे चलकर डॉक्टर नामवर सिंह को एक पुस्तक लिखनी पड़ी कि इतिहास और आलोचना। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में भी पढ़ेंगे तो जिन कवियों के ऊपर उनका मन रमता है, ज्यादा उस पर लिखते हैं। जिन पर उनका मन नहीं रमता है अपने आलोचना प्रतिमानों के आधार पर, तो उसका वो विरोध भी करते हैं। इसलिए ज्यादातर उन्होंने प्रशंसा किसकी की है? तुलसी की। आगे है कि उनमें संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय का अभाव देखते हैं। यही नहीं, उनकी दृष्टि में विदेशी परंपरा के अनुयायी, लोक धर्म से उदासीन, समाज व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान के विरोधी। तुलसी के राम लोक पीड़ा के भंजक हैं, इसलिए वे लोक मंगल के सृष्टा हैं। ये देखिए, इस कथन को आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं कि ये किसका कथन है कि तुलसी के राम लोक पीड़ा के भंजक हैं, इसलिए वे लोक मंगल के सृष्टा हैं। बच्चन सिंह के हवाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल्यांकन करते हुए, वे भिन्न भिन्न वर्गों के संबंधों को सुखावा बनाने के लिए लोक संग्रही हैं। लोक धर्म की इस व्याख्या के कारण संत कवियों की क्रांतिकारी लोक धर्मिता के प्रति भारी अन्याय हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे। जीवन के जितने आयामों और मार्मिक पक्षों का समावेश उनकी रचना में हुआ है, वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। उनके महत्व को पुष्ट करने के लिए संतों के विरोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखिए, बच्चन सिंह एक तरीके से शुक्ल जी की भी आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठीक है, आपके आलोचना के प्रतिमान में तुलसीदास फिट बैठते हैं, तो उनकी आप प्रशंसा कीजिए, उन पर ज्यादा लिखिए, लेकिन उनको बड़ा करने के लिए संतों का विरोध किया जाए, ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए बात, बच्चन सिंह कहीं न कहीं बीच बीच में जिन आलोचकों के बारे में बता रहे हैं, उनकी आलोचना भी कर दे रहे हैं। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा समझना है। आगे बात करें तो लिखते हैं कि शुक्ल जी को भाषा की अचूक पकड़ थी। शुक्ल जी के पास, या फिर हाँ, शुक्ल जी के पास, यहाँ पर इस कथन को देखा जाए, शुक्ल जी को भाषा की अचूक पकड़ थी। ठीक है, तुलसी की भाषा भावों और विचारों का स्पष्ट रूप प्रस्तुत करती है। भाषा की ऐसी सफाई और किसी कवि में नहीं मिलेगी। यानी भाषा के दृष्टिकोण से भी शुक्ल जी कहीं न कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी आगे निकल गए। वे उनकी वाक्य रचना को प्रौढ़ और सुव्यवस्थित करते हैं। वहां एक शब्द भी फालतू नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि वे भाव, विचार तथा भाषा में एक रूपता देखते हैं। फालतू शब्द प्रयोग उन्हें बहुत खटकता है। शुक्ल जी के गद्य में भी फालतू शब्द नहीं मिलेंगे। यानी आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भाषा का मूल्यांकन करते हुए तुलसीदास को इसलिए पसंद किया है कि उन्होंने फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। जो भी शब्द उन्होंने अपने रचनाओं में प्रयुक्त किया है, वो कहीं न कहीं अर्थ प्रदान करने वाले हैं और उनका कोई न कोई उद्देश्य है। तो देख रहे हैं कि तुलसीदास का प्रभाव खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से तुलसीदास फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, वैसे ही शुक्ल जी भी अपने निबंधों में फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारे कथन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जो कि हमारे लिए परेशानी के सबब बन जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो तथ्य है, भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द है
जीवनोत्सव। आप लोग जब नोट कर रहे होंगे तो तुलसी के बारे में उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। फिर सूर्य के बारे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया है उनको एक जगह नोट कर लीजिए, जिसे जीवनोत्सव के बारे में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह प्रेम का जीवनोत्सव है। सूर्य को वे भावाधिपति कहते हैं। सूर्य की गोपियां पक्षियों के समान स्वच्छंद हैं। उनका प्रेम कृष्ण के साहचर्य में विकसित हुआ है। उसमें रूप का आकर्षण है, जीवन की उमंग है, उल्लास है। वियोग वर्णन में शुक्ल जी ने केवल शास्त्रीय अंतरदशाएं ही नहीं ली हैं, नई अंतरदशाएं भी खोज निकाली, जैसे खिजलाहट, चकपकाहट। इन शब्दों का मैं पहले जिक्र कर रहा था, यही है। सूर्य तुलसी का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहले की दृष्टि श्रृंगार तक सीमित है, जबकि दूसरा लोक संग्रह का बराबर ध्यान रखता है। सूरदास की दृष्टि कहां तक है? श्रृंगार तक, ठीक है। लेकिन तुलसीदास की दृष्टि कहां है? लोक संग्रह, मतलब लोक तक पहुंच गई। पहले में नूतन प्रसंगों भावनाएं मिलेंगी तो दूसरे में उनका अभाव है। तो कई बार आप देखेंगे परीक्षाओं में विकल्प के तौर पर पूछ लिया जाता है कि सूरदास की सबसे भारी विशेषता क्या है, तो नवीन प्रसंगों की उद्भावनाएं। और लोक मंगल, लोक संग्रह, लोक धर्म की विशेषताओं के रूप में कौन है? यह तुलसीदास। सूर्य की भाव प्रेरित वक्रताओं पर उन्होंने विस्तार से भी विचार किया, ठीक है। तो शुक्ल जी का आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर इनकी जो त्रिवेणी नामक पुस्तक है उसमें भी अलग अलग तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में एक सीरीज चलाई हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण कवियों के बारे में चर्चा की। तो देखिए उसका उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आप उससे को रिलेट कर लें कि बात कहां से कही जा रही। तो भाव प्रेरित वक्रताओं का जिक्र प्राय सूर्य की जो गोपियां हैं उनके लिए किया जाता है, यानी कि गोपियों का जो वीर वर्णन है उसको ध्यान में रखते हुए बात इस शब्दावली को गढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी का मूल्यांकन करते हुए क्या उनके बीज शब्द हैं? प्रेम की वेदना। जायसी की आलोचना का बीज शब्द है प्रेम की वेदना। तो आप देख रहे हैं ये तीसरा तथ्य आपको यहाँ पर मिल गया। उम्मीद है कि आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। यह वेदना पद्मावत के पूर्वार्ध में भी है और उत्तरार्ध में भी। पूर्वार्ध का प्रेम एकांतिक और उत्तरार्ध का लोक पक्ष से संपुष्ट है। इसे वे प्रेम गाथा कहते हैं, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। नागमती के गार्हस्थ परिपुष्ट प्रेम में उनका मन अधिक रमा है। इसका रामचंद्र शुक्ल का। इसीलिए कहीं पद्मावत केवल देखेंगे आपके उस महाकाव्य का नाम है, लेकिन उसके केंद्र में कौन है? नागमती। नागमती का वीर वर्णन या वियोग खंड जो है वो लगभग हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है। संयोग से मैं अपने बीए के बच्चों को ये पढ़ाया हुआ था और बच्चे काफी खुश भी थे। पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, प्रेम भी भारतीय है। यानी देखा जाए तो कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम होते हुए भी हिंदू घराने या परिवारों की कथाओं को अपने महाकाव्य का विषय वस्तु बनाया। तो ये सिर्फ भारतीयता केवल लोक गाथा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो प्रेम है वो भी क्या है? भारतीय। आज अगर नागमती की तरह स्त्रियां आपको मिल जाएंगी तो शायद दूसरी कंडीशन आपको दिख सकता है, लेकिन नागमती जो है वो क्या कर रहे? इंतजार में 12 महीने उसको प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि मसनवी शैली पर जो लिखा गया 12 मासा पद्धति को ध्यान में रखते हुए, तो ये क्या है? एक आदर्श हिंदू परिवार की स्त्री के रूप में नागमती का चित्रण हुआ। यानी इसका जो प्रेम है, जो पत्नी जो पतिव्रता प्रेम है, वही नागमती का है। चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें प्रेम का जो सर्वोत्तम रूप उपस्थित किया गया है वह है मानुष प्रेम। और एक पंक्ति भी काफी पूछी जाती है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित का छार भर मुठी। इस तरीके से भी पंक्ति आती है, ठीक है ना। तो देखिए जायसी का मूल्यांकन करते हुए प्रेम की वेदना, भारतीय प्रेम, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मानुष प्रेम, मनुष्य मनुष्य का प्रेम लोकोत्तर होता है। हिंदूपन और मुसलमानपन के परे एक मनुष्यपन भी होता है। ये बच्चन सिंह का यहाँ पर ये कोटेशन। पद्मावत में जनपदीय संस्कृति का अत्यंत विशद चित्रण किया गया। अवधि की अवधि की ठेठ मिठास पर उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। ठेठ मिठास अक्सर पूछा जाता है कि रामचरितमानस की अवधि और पद्मावत की अवधि में क्या अंतर है। तो यही है, रामचरितमानस की अवधि है वो संस्कृत निष्ठ अवधि को ली हुई है, ठीक है ना। थोड़ा उसमें एक परिनिश्चित अवधि है, लेकिन पद्मावत की क्या है? ग्रामीण है, और इसीलिए इसको ठेठ कर दिया गया है। यही क्या है? ध्यान आकृष्ट किया
जायसी की आलोचना पर उनके प्रखर पांडित्य तथा लोक संस्कृति के प्रति उनके रुझान की स्पष्ट छाप है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की। अब देखते हैं कि रीति काव्य का कैसे मूल्यांकन किया। अभी तक तो हम भक्ति काल के जो 4 कवि हैं, जिसमें सूर, तुलसी, जायसी, 3 को महत्वपूर्ण माना है। मीराबाई का मूल्यांकन का संदर्भ यहाँ पर नहीं आया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। रीति काव्य प्रणेताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत न थी जैसी कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक, सहृदय और निपुण कवि कहते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे रीतिकालीन कवियों का मूल्यांकन करते हुए इस शब्दावली का प्रयोग बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। कहीं लिख देंगे कि बहुत भावुक हैं, वो सहृदयी हैं, कई जगह पर लिख देते हैं कि वो सहृदयी नहीं थे केशवदास के संदर्भ में। अब आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बिल्कुल नहीं कहा। उनके शब्दावली कहीं आप देख रहे हैं काव्य का प्रेत उन शब्दावली में प्रयोग हुआ है, कहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ज्यादातर शब्द आप देखेंगे भावुक, सहृदय और निपुण कवि ज्यादातर प्रयोग किया उन्होंने। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में रचना की बारीकी, निपुणता का मतलब क्या है? रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे। बिहारी के संदर्भ में आप देखेंगे तो इस बात को उन्होंने कहा हुआ है। तो ये सब शब्दावलियों को गढ़ा भी है रामचंद्र शुक्ल ने। और आज जो हम लोग अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे के माध्यम से, तो कहीं न कहीं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, वो सहृदय नहीं है, वो इस काम में निपुण नहीं है। आगे लिखते हैं कि इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा कहते हैं। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो निराला पर भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है। हम लोग जब तैयारी करते थे तो अपने मित्रों को उसकी उपमा देते थे। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए कि निराला के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, थोड़ा सा आप भी दिमाग दौड़ाइए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि बिहारी को उन्होंने क्या कहा? परम उत्कृष्ट, देव को कहा प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न। ये की पॉइंट्स हैं, इन्हीं के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी कथन है उनके, वो किसके संदर्भ में कहा है, इसी से पकड़ पाएंगे। वे मतिराम की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहते हैं। तो ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हुए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास पढ़ रहे हैं? लेकिन इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के जो बीज बिंदु हैं, इसीलिए इनकी किताब का नाम मैंने बताया हुआ था, आलोचना, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज बिंदु शब्द। इन्होंने काफी गंभीरता से विचार किया है बच्चन सिंह ने, और यहाँ पर पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के की पॉइंट्स को ही रख दिया है। आगे लिखते हैं कि पर रीतिकालीन कवियों की दरबारी संस्कृति और काव्यगत रूढ़ियों का वे प्रबल विरोध भी करते हैं। हर एक चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, विरोध भी किया। प्राचीन कवियों में जायसी की विशेषता को पहले उन्हीं ने पहचाना और केशव को पूर्व आसन से उतारकर हृदयहीन कवियों की कोटि में रख दिया। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हृदयहीन कवियों, काव्य प्रेतों में नहीं रखा है, हृदयहीन कवियों की कोटि में रख दिया। पहले केशव के आचार्यत्व और कवित्व की धाक जमी हुई थी। शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना अनिवार्य मानते हैं, किंतु केशव अपनी सहृदयहीनता को चमत्कारों से पूरा करते हैं। केशव संबंधी उनकी मान्यता अपारंपरिक तो है, वह आलोचना का नया मार्ग भी निर्दिष्ट करती है। आगे लिखते हैं कि छायावादी काव्य की किस तरीके से उन्होंने आलोचना की। छायावादी काव्य की आलोचना उनकी सीमा बन जाती है। तुलसीदास द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा न तो कबीर के साथ न्याय करने देती है और न छायावाद के साथ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन जो कि बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग है। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल्यांकन करते हुए, यानी कि उनकी आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए, कि तुलसीदास द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा न तो कबीर के साथ न्याय करने देती है और न छायावाद के। यानी कि जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का मूल्यांकन किया, उसी तरीके से उन्होंने छायावाद का भी मूल्यांकन किया। यानी कि इन दोनों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। छायावाद शब्द का प्रयोग वे दो अर्थों में करते हैं, रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया है, तो यही सब विकल्प में आ जाएंगे। पहले का संबंध काव्य वस्तु से है और दूसरे का काव्य शैली या रूप से। दोनों ही क्या है? अभारतीय। अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में
रहस्यवाद और जो काव्य शैली है, ये दोनों क्या है, अभारतीय यानी कि यूरोप की नकल की गई है। इसीलिए छायावाद को थोड़ा सा वो बोल छाया के अर्थ में भी वो लेने का प्रयास करते हैं। काव्य वस्तु का संबंध वे ईसाइयत से जोड़ते हैं, जिसकी जिक्र में चर्चा में अभी कर रहा था। तो काव्य शैली का फ्रांसीसी प्रतीकवाद से, इन दोनों से छायावाद का दूर का भी रिश्ता नहीं है। हालांकि बच्चन सिंह रामचंद्र शुक्ल के विचारों से नहीं सहमत है। वो उनकी आलोचना कर रहे हैं कि भले वो काव्य वस्तु यानी जो विषय वस्तु है उसका संबंध ईसाइयों से जोड़ रहे हो, यानी कि अंग्रेजी से जोड़ रहे हो, लेकिन काव्य शैली का जो संबंध उन्होंने प्रतीकवाद से जोड़ा है, ये दोनों का संबंध छायावाद से दूर दूर तक नहीं। इसीलिए आगे चलकर नामवर सिंह को एक किताब लिखनी पड़ी, छायावाद। तो आप नहीं देख रहे हैं कि हिंदी आलोचना में से ही नए विषय वस्तु आलोचकों को मिल जा रहे हैं। तो आप जब पीएचडी के लिए टॉपिक खोजते हैं तो क्यों परेशान होते हैं? क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक खुद ब खुद मिल जाएगी। बाकी तो आप जुड़े हैं, मैं भी बताता रहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, बोरियत महसूस नहीं हो रही। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही तन्मयता से और दिल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। छायावाद के जिन लाक्षणिक प्रयोगों की उन्होंने प्रशंसा की, वे प्रतीकवाद से अपना संबंध नहीं रखते। शुक्ल जी से अधिक इसे और कौन जान सकता था कि लक्षणा भारतीय है। लक्षणा जो छायावाद की एक खास विशेषता है, लाक्षणिक भाषा शब्दावली या फिर लाक्षणिकता, किंतु इसे प्रतीकवाद कहकर वे अभारतीय बना देते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खुद आलोचना यहां पर कर रहे हैं। छायावादी काव्य में विषय वैविध्य भी कम नहीं है। प्रसाद निराला की अपेक्षा उन्हें पंत पसंद है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि जिस तरीके से भक्ति काल में सूर, जयसी, तुलसी का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसी तरीके से छायावाद में कैसे किसको ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। जैसे आप देखें कि भक्ति काल में उनके दृष्टिकोण में कौन है? तुलसीदास। और छायावाद में कौन है? पंत है। अब इसका कारण क्या रहा है वो आगे और क्लियर होगा। इसे भी उनकी सीमा ही समझनी चाहिए। उनके प्रतिमानों में जो फिट बैठ रहा है वो उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे रहे हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि तो कहां से ये निष्पक्षता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ हर आलोचक में कमी रहती है जो कि अन्यों को मौका देती है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में भी कुछ कमी हो, जो इसको पूरा कर देगा फिर आप उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये तो जीवन की क्या है? प्रक्रिया है। इस सीमा के लिए उनकी बनाई हुई सत असत, पूर्ण भावुकता, अपूर्ण भावुकता, प्रबंध, मुक्तक आदि की श्रेणियां उत्तरदायी हैं, जो मैंने बता दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करते हुए उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारतेंदु ने साहित्य को जीवन और जगत से जोड़ा है। साहित्य को जीवन और जगत से जोड़ा है। शुक्ल जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न सिर्फ साहित्यिक रचनाएं लिखी बल्कि उन रचनाओं को जीवन से जोड़ा। नाटक लिखा तो उसको जीवन से जोड़ा, पत्रिकाएं निकाली तो अपने समाज और जीवन से जोड़कर विषय वस्तुओं को रखा। उसी चीज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना में क्या किया? आगे बढ़ा दिया। व्यवहारिक आलोचना में उनकी दृष्टि काव्य के लोक पक्ष पर बराबर जमी रही। जहां पर लोक पक्ष दुर्बल है वहां पर उनकी चित्तवृत्ति प्रायः नहीं रमती। ये चित्तवृत्ति देखिए शब्द का प्रयोग जानबूझकर डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया हुआ है, क्योंकि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग होता है कि जनता की चित्तवृत्ति को प्रतिबिंब के तौर पर साहित्य को देखा उन्होंने। काव्य शास्त्र पर विचार करते समय भी वे लोक पक्ष से विरत नहीं होते हैं। यही कारण है कि उनकी रस मीमांसा आधुनिक हो गई। ये वही रस मीमांसा जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। भारतीय परंपरा के पक्षधर होते हुए भी वे लीकवादी नहीं, यानी एकदम से फॉलोवर टाइप के नहीं थे, अंधभक्त नहीं थे। उनके विचार से नवीन प्राचीन काव्य समीक्षा के लिए प्राचीन काव्य शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, पर उसे नवीन विचार परंपरा द्वारा परिष्कृत, उन्नत और समृद्ध बनाना होगा। लकीर का फकीर होने और विलायती लटकों के उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा। तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करने का प्रयास किया है। उन्होंने रस सृष्टि का परिष्कार किया, उसे लोकोत्तर तत्व से जोड़ा और अनिर्वचनीयता के दलदल से निकाला और लोक सामान्य भावभूमि से जोड़ दिया। तो ये देखिए बच्चन सिंह का कथन है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। लोक हृदय से लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। साधारणीकरण, आलंबनत्व धर्म साधारणीकरण के रूप में उन्होंने धर्म का आलंबनत्व
धर्म से जोड़ते हुए साधारणीकरण को रामचंद्र शुक्ल ने देखा है, तो इस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आनंद की दो कोटियां निर्धारित की हैं, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था। यानी दो तरीके के आनंद की बात की। एक है जब आप साधना करते हैं तो आनंद की प्राप्ति, और जब एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आनंद की प्राप्ति। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? जिनको हो रही होगी तो मान लीजिए कि साधनावस्था है। और जब आप नौकरी में सफल हो जाएंगे तो जो आनंद की अनुभूति होगी वो क्या है? सिद्धावस्था, क्योंकि अभी आपको सिद्ध भी करना है। वे सिद्धावस्था यानी अत्याचार विरोधी कविता के पक्षधर हैं, यानी कि वो एक तरीके से सिद्धावस्था के पक्षधर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों के विरुद्ध वे प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृति रूप विधान को भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में आने योग्य मानते हैं, जबकि शास्त्रीय परंपरा में कल्पित रूप विधान से ही रसानुभूति हो सकती है। वे रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। ऊपर में बताया गया कि उन्होंने कहा कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, और आगे चल के उन्होंने रस दशा से जोड़ते हुए कहा कि रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। इसमें व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में विलय हो जाता है, इसी को वे भाव योग का भी नाम देते हैं। तो आप देखते हैं कि कविता क्या है, निबंध में सारी बातें दिखाई पड़ती हैं, और हम कविता क्या है कि परिभाषा तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसी के आगे का ये सब शब्द है, उसी का नाम वे भावयोग भी देते हैं। लोक चेतना से गहरी संपृक्ति के कारण उन्होंने पश्चिमी कलावाद का भरपूर खंडन किया। वे पश्चिमी आलोचकों में आई.ए. रिचर्ड से प्रभावित है, क्योंकि वह काव्य को जीवन से अविच्छिन्न मानता है। तो आई.ए. रिचर्ड्स को काफी पसंद करते हैं, और सवाल भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर किस पाश्चात्य विचारक का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स। ध्यान में रखिए आई.ए. रिचर्ड्स को। उम्मीद है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि आपको समझ में आ गई होगी, और साथ में बच्चन सिंह कहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कमियों को खोजे हैं या फिर संकेतित किए।